मेरा नाम आलोक राय है। मैं गांव अमला तहसील घोसी मऊ का निवासी हूँ। पिताजी मेरे वेटनरी डॉक्टर थे। देवरिया में देवरिया गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए अवध यूनिवर्सिटी, उसके बाद मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी चला गया। किसी प्रकार से किन कारणों से वो कंप्लीट नहीं कर पाया और मुझे जो है दाल रोटी के चक्कर में बिजनेस शुरू करना पड़ा। और वहाँ से धंधा शुरू करते हुए हम लोग हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में उस समय फैशनेबल जूतों की बड़ी कमी थी और जूते का व्यापार हम लोग को समझ में आता था। हमने करना शुरू किया और हिंदुस्तान में सभी ऑलमोस्ट जितने भी चेन स्टोर्स हैं वो सारे चेन स्टोर्स में हम लोग प्रेजेंट हैं। मेट्रो, रीगल, इंक 5, शूटरी, रोसिया, सारी जगहों पे हम लोग प्रेजेंट हैं। 2 ब्रांड हम लोग करते हैं, एक ईगले शूज़ है और एक लुइस अल्बर्टी है। लुइस अल्बर्टी हम लोग अभी लेडीज़ में कर रहे हैं और लेडीज़ में हम लोग मिंत्रा में हम लोगों का सामान बिकता है और जेंट्स जूते भी हम लोगों के ऑनलाइन पोर्टल्स में अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सब जगह पे बिकते हैं। और हमारी खुद की अपनी वेबसाइट है eagleshoes.com। इसमें हमारे 2-3 लोग हमारी कंपनी में हम लोग जो मुख्य इसमें काम करने वाले हैं, डायरेक्टर, निदेशक कहिए जो भी। मिलानो इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है और हम लोग अभी तक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग 3 लोग डायरेक्टर हैं। विवेक कुमार राय जो मेरा छोटा भाई है और मेरे भाई की तरह से, बड़े भाई की तरह से प्रेमराज शर्मा है। और हम लोग पिछले विगत 25 बरस से हम लोग ये सारा काम इकट्ठे कर रहे हैं। हिंदुस्तान में उपस्थिति हमारी 18-19 साल से है और अभी हम लोग एक और कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आगे बृहद स्तर पे हिंदुस्तान में 2,500-3 हज़ार रुपये के बेसिक रेंज से शुरू करके 25-30 हज़ार रुपये की एलिट रेंज तक हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। और संभवतः अप्रैल महीने के आगे, अप्रैल ऑनवर्ड हम लोग जो है उसको लॉन्च करेंगे, जो कि कम से कम 700 से 800 दुकानों में उपस्थिति हमारी दर्ज कराएगा। और इसी प्रकार से ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर भी हम लोगों की उपस्थिति दर्ज होगी इन दोनों ब्रांडों के माध्यम से, लुइस अल्बर्टी और ईगले शूज़। इसमें जो हमारे एक और मित्र हमारे साथ अभी दूसरी कंपनी में हम लोग करने जा रहे हैं पार्टनरशिप, सुमित लाल जो कि ग्लोबल ब्रांड है एको के ग्लोबल डायरेक्टर हैं, एडवाइजरी बोर्ड में हैं। वो हमारे बोर्ड में आ रहे हैं और हम लोग 4 आदमियों की टीम इसको, इन ब्रांड्स को पूरे हिंदुस्तान में सारी प्राइस बैंड में कैटर करने की हमारी प्लानिंग है और हम लोग इसको करेंगे, कटिबद्ध है इसके लिए। ईगले की शुरुआत हम लोगों ने इसलिए करी क्योंकि ये महज सौभाग्य कहिए, एक गोल्डन ईगल कॉफ़ी पीते थे हम लोग, बैठे हुए थे, जूते का काम करते थे, दिमाग चल रहा था कौन से ब्रांड में किया जाए, क्या ब्रांड नेम बनाया जाए। तो गोल्डन ईगल कॉफ़ी से ड्राइंग करते करते उल्टा EGLE बना, वो अच्छा लगा और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर हम लोगों ने बैकवर्ड नॉलेज इकट्ठी करी तो ईगले इज द नेम ऑफ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और ईगले को हम लोगों ने लोगो बना के उसको लॉन्च कर दिया और उसको सक्सेसफुली हम लोग पिछले 18-20 बरस से करते जा रहे हैं। हर सफलता चुनौतियों को लेके आती है। चुनौतियां अगर न हो तो आप सफलता तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। चुनौतियां ही वो की फैक्टर हैं जो आपको सफलता तक पहुंचाती हैं। बहुत प्रकार की समस्याएं आई हैं। कोविड-19 में हम लोग को 8 महीने बंद रखना पड़ा। हम लोगों को बैठा के अपनी लेबर को, बच्चे गरीब हैं बेचारे काम करते हैं, लेबर को तनख्वाह देना पड़ा, खाना देना पड़ा और सारे तरफ चूँकि मॉनेटरी लॉस भी लोगों का था, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, तो लोगों के अंदर एक निगेटिव सेंटीमेंट आ गया। तो जो सेल थ्रू होता है किसी भी ब्रांड का, वो सबका कम हो गया है, वो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो।
सारे लोगों का सेल थ्रू कम हो गया है, टर्नओवर कम हो गया है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं। भगवान का शुक्र है कि हम लोगों ने अभी 5-10% लोगों में है जो चल रहे हैं। रॉ मटेरियल जो लेडीज के जूते हैं वो पीयू सारा इंपोर्ट होता है चाइना से, और चाइना से इंपोर्ट बंद होने की वजह से उसका दाम आगे बढ़ रहा है और काफ़ी बढ़ गया है। गवर्नमेंट को हमारे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि पहले जो है रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन अपने यहाँ करना चाहिए, R&D करनी चाहिए, उसके बाद किसी चीज़ को बंद करना चाहिए। बंद करना अपने हाथ में है और चलाना दूसरों के हाथ में है, चलवाना पड़ता है। लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है कि यू डू दिस एंड देयर आर डिमांड फॉर इट। देखिए, जो लघु और मध्यम उद्योगों के लिए लेके जो है भारत सरकार आई है, वो ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाते हैं तो कोई बड़ा बेनिफिट उसका जो है किसी को मिलता हुआ मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि फाइनेंशियल जिसका लॉस हुआ है उसको आप लोन दे रहे हो, उसको कोई आप मदद नहीं दे रहे हो, आप उसको लोन दे रहे हो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उससे गारंटी नहीं ले रहे हो आप, तो अल्टीमेटली उधार से आप लाद रहे हैं उनको, आप उनको मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनको कर्जे के नीचे दबा रहे हैं। देखिए, ज़मीनी हकीकत तो ये है कि हमारे पास किसी भी लेदर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट से किसी भी प्रकार का अप्रोच नहीं किया गया, नहीं हमारे को कोई इसकी खबर है। ज़मीनी हकीकत ये है कि ये सारी कागज़ों पे चल रही है। कुछ जगह पे जहाँ चेन्नई में लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ चल रहा होगा, वहाँ अंबूर में चल रहा होगा, रानीपेट में चल रहा होगा। आगरा और कानपुर में और जालंधर में, करनाल में जो लेदर के व्यवसायी हैं उनके पास इसकी कोई जो है जानकारी नहीं आ रही है, नहीं पहुंच रही है, ना ही उनको इसका कोई फायदा मिल रहा है। उद्योग पे तो सारा ही प्रभाव पड़ता है। उद्योग पे प्रभाव इस प्रकार से है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, फ्रेट बढ़ेगा, तेल का दाम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का भी दाम और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। आमद बढ़ नहीं रही है, लोगों की खर्चा बढ़े जा रहा है। आज ही उसका सबसे बढ़िया प्रभाव तो आज ही कल में दिख जाएगा। 20 रुपया लीटर बढ़ने वाला है डीजल पेट्रोल। अब लगा लीजिए कि अगर जो 25% फ्यूल बढ़ता है तो आपका कुरियर चार्जेस सारे 25% बढ़ जाएंगे, तो इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। देखिए, असंगठित क्षेत्र मानी जाती है जहाँ पे चमड़ा लोग साफ करते हैं, टैनरी में देने के पहले जो चमड़े की प्रोसेसिंग करते हैं वो असंगठित है। टैनरी में देने के बाद वो संगठित में आ जाता है, और जो मेकिंग है फैक्ट्री लगा के वो टोटली संगठित कारोबार में आता है जूते के। असंगठित में वो होता है जिसमें कारीगर बैठा हुआ है, बुनाई कर रहा है, कोई कारीगर बैठा हुआ है वो सिलाई कर रहा है। तो वो जो कारोबार आता है वो छोटा कारोबार है, वो असंगठित है और बहुत बड़े पैमाने पर है। उद्योग और समाज के लिए ये संदेश बा कि भाई सब लोग मजबूती से खड़े रहे। 3 बरस 4 बरस निकाल दिया नोटबंदी, GST और कोविड से, 1 आध बरस और निकल जाएगा तो आगे जो है तस्वीर थोड़ी अच्छी दिख रही है। उसके लिए सबसे प्राथमिक चीज़ ये है कि उसको अगर वो रोजगार करना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले सीखना चाहिए कि जूता बनता कैसे है और चमड़ा होता क्या है, पीयू क्या होता है, सोल क्या होता है। उसको सबसे पहले जीरो से शुरू करना पड़ेगा, सीख के जूता बनाना। उसके बाद वो इस रोजगार को करेगा तो सफलता अवश्य पाएगा। इसके अलावा हम लोगों की एक कंपनी है जो रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट का काम करती है। वेयर हाउसिंग का स्टीप शॉर्टेज है हिंदुस्तान में, 90% ग्रोथ का उसमें पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग वेयर हाउसेस बना के लॉजिस्टिक स्पेस लीज आउट करते हैं, उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। और इस काम के लिए हम लोगों ने
15 एकड़ जमीन अहमदाबाद में और कम से कम 85 से 90 एकड़ जमीन हम लोगों ने गहलोत निमराना के पास ले रखी है, जहाँ पे हम लोग कम से कम 30 लाख स्क्वायर फीट बना के लीज आउट कर सकते हैं। हमने फैक्ट्री हरियाणा में इसलिए शुरू किया कि यहाँ पे आसपास में हमको कोई सामान चाहिए तो करोल बाग है, इसका मेन मार्केट वहाँ मिल जाएगा। चमड़े की रिसोर्सिंग पास में है, एसेसरीज की रिसोर्सिंग पास में है, ट्रिम्स चाहिए उसकी रिसोर्सिंग पास में है। इस तरीके का कारोबार करने के लिए हम लोगों को क्लस्टर बनाना चाहिए, और क्लस्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक शहर है तो वो एक प्रोडक्ट बना रहा है। एक प्रोडक्ट बोले तो जूते की कैटेगरी में अगर चमड़े का जूता बन रहा है तो वहाँ सिर्फ चमड़े का ही जूता बने, वहाँ पे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, धागा, चमड़ा, सोल, ट्रिम, बकल, फीते, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हों। यही चीज़ मैं अपने गांव में अगर लगा के फैक्ट्री चलाता तो हमारे गांव में ज़्यादा विकास होता। सरकार को इस पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहिए कि क्लस्टर बनाए, सारी जगहों पर अलग अलग क्लस्टर बनाए। जैसे चाइना में काम होता है, चाइना में क्लस्टर बना हुआ है। ग्वांजो है तो चमड़े का जूता बनाएगा, वेंजो है तो वो स्पोर्ट शूज़ बनाएगा, ग्वांजो में फर्नीचर का भी क्लस्टर है, गारमेंट्स का भी क्लस्टर है। तो क्लस्टर बना के काम करने में फैक्ट्री वालों को भी फ़ायदा होता है और उनकी लागत भी कम होती है और क्वालिटी भी ज़्यादा निकलती है अच्छी, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। हम लोग सबसे ज़्यादा खुश होंगे अपनी जगह पे काम करने में। हमारे पास ज़मीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं है, हमारे पास लोग हैं, उनको सिखा के हम उनको 2 पैसा कमाने के लायक बना सकते हैं, हम उनको रोज़गार दे सकते हैं। जो पैसा हम यहाँ देते हैं वो पैसा वहाँ हमारे गांव में, घर में, हमारे क्षेत्र में लगेगा। वहाँ लोगों को रोज़गार के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। उस तरीके से काम ज़्यादा बेहतर हो सकता है, बशर्ते कि वहाँ क्लस्टर बने। आज मैं लगाना चाहूँ वहाँ पे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी 6 महीने में, नहीं चला सकते। क्योंकि मालूम चला चमड़ा मंगाना है तो नोएडा जाओ, चेन्नई जाओ, आगरा जाओ। ट्रिम खरीदना है तो मालूम चला कभी मद्रास से आ रही है, कभी करोल बाग से आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट की पूरी इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग हब के पास ही होनी चाहिए, तभी इस देश का विकास उस तरीके से होगा जैसा हम सोचते हैं। कि चाइना ने बहुत विकास कर लिया, तो चाइना ने क्लस्टर बना के इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया। आपने वहाँ पे लोन लो रेट पे अवेलेबल है, वहाँ पे लेबर की सब्सिडी थी, इसलिए चाइना डेवलप कर गया। हमारे यहाँ लेबर सब्सिडी नहीं है। क्या लेबर सब्सिडी है? लेबर हम नहीं दें तो बेचारी भूखी मर जाएगी।